ठीक है, तो अभी हमने क्या कवर किया था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कर रहे थे और अचानक ही बंद हो गया। देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिमिटेशंस हैं। तो लिमिटेशंस ये सब तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एप्लीकेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कब कब हम इनको अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जितने भी सारे हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो हमारे पार्टनरशिप में, सोसाइटीज में, ट्रस्ट में, ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप यूनिट, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है, इन सभी में हम इन्हें यूज करते हैं। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कंपनीज, ठीक है, जितने भी सारे अलग टेक्निकल लैंग्वेज है तो उन सभी में हम यूज करते हैं। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कंपनीज, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ट्रस्ट सोसाइटीज। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर एप्लीकेबल टू, ठीक है। अब मेन चीज है कि कहाँ कहाँ नहीं होता। जो आपकी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, लाइक वो ऑर्गेनाइजेशंस जिनका जो मोटिव है ना वो अर्निंग प्रॉफिट मोटिव नहीं है, ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन जिनका जो प्रॉफिट मोटिव अर्निंग नहीं है, तो यानी कि एक्सेप्ट प्योरली चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन विच डज नॉट हैव एनी कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है, जिसका कोई भी कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और बिजनेस एक्टिविटी जिसकी नहीं होती है, ठीक है, तो उन्हें हम बोलते हैं, ये है एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहाँ कहाँ पे आपका एप्लीकेबल होगा, तो एक्सेप्ट द प्योरली चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, जो आपकी प्योरली चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होंगी वहां एप्लीकेबल आपका नहीं होगा, ठीक है, विच डज नॉट हैव एनी कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है। तो अब आप इन शॉर्ट समझिए, क्या दोबारा बता रही हूँ कि उन ऑर्गेनाइजेशन में जिसका प्रॉफिट मोटिव आपका क्या होता है, जिसका प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, ठीक है, उन ऑर्गेनाइजेशंस की हम बात कर रहे हैं कि जिसका प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, तो वहां पे आपका ये प्रिंसिपल्स अप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि ये प्रिंसिपल अप्लाई करने के भी तो अपने खुद के रूल्स होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव ही क्या है, प्रॉफिट को अर्न करना, ठीक है। तो पार्टनरशिप फर्म में अप्लाई होगा, सोसाइटी में भी अप्लाई होता है, ट्रस्ट में भी होता है, क्योंकि उनका एक ऑब्जेक्टिव होता है सोसाइटी के बारे में कुछ सोचने का। एचयूएफ में भी, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, कोऑपरेटिव एंड कंपनीज, इन सबका तो प्रॉफिट मोटिव होता ही है, ठीक है। अब मेजरमेंट कैसे होता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट लेंगे या जो कॉस्ट सदियों से चली आ रही है, या हम फिलहाल अभी करंट कॉस्ट लेंगे, या हम रिलाइजेबल कॉस्ट लेंगे जो मार्केट की है कॉस्ट, ठीक है, रिलाइजेबल कॉस्ट लेंगे, करंट कॉस्ट होगी, हिस्टोरिकल होगी, देन आप अभी जो प्रेजेंट कॉस्ट है या फेयर वैल्यू हम लेते हैं। देन है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के कौन कौन से अजम्पशंस हैं, तो ये अजम्पशंस हैं। तो अजम्पशंस ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको पता ही है, अभी आपको बताया था कि वहां पे लिखी थी ना लाइन, गोइंग कंसर्न एंड एक्रूअल बेसिस। दो बेसिस होते हैं आपके, कौन कौन से, कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस। तो ये इनकी अजम्पशंस हैं आपकी, गोइंग कंसर्न और एक्रूअल बेसिस पर। देन आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन सी हैं, तो फाइनेंशियल पोजीशन की स्टेटमेंट आपको बतानी पड़ती है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी पड़ती है। एंड देन चेंज इन इक्विटी स्टेटमेंट है, और ये आपकी मेनली इक्विटी, जो आपकी ऑनरशिप में कौन कौन सी क्या क्या चेंजेस हुआ है, ये कंपनी के लिए, कंपनीज के जो इंटरनल मैनेजमेंट होता है उनके लिए ही बेनिफिशियल होती है, बाकियों के लिए वो उस लेवल की बेनिफिशियल नहीं है। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, देन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, कैश फ्लो की स्टेटमेंट है। देन नोट्स एंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, तो डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज आपकी कौन सी हैं, ठीक है, तो वो डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज के रिगार्डिंग है। कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल है, देखो वो तो मैंने आपको बताया था ही कि अगर हम जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसका नाम ही इंडिया से है, वो कंपनीज वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं,
और जो कंपनीज ने किया है, क्योंकि एक है मैंडेटरी, मैंडेटरी दैट इज फॉर ऑल, ठीक है, मैंडेटरी वो जो कि सबके लिए है मैंडेटरी, ठीक है। और ये आपके इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो कि सबके लिए एप्लीकेबल हैं। और कंपनीज जो कि आपके स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड हैं, सबसे पहली बात तो उन कंपनीज के लिए है, ठीक है। ये स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स हैं जो कि आपको कवर करने हैं, जो आ जाते हैं, ठीक है। इसके काफी सारे मैंने क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, ठीक है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो अभी 2020 में ही जैसे जब से ये इंडिया वाले आए हैं तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं, ठीक है। तो इसका इन कंपनीज का जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा है उन कंपनीज के लिए है। तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कंपनीज दैट आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, वो कंपनीज जो कि इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, उन कंपनीज जिनका जो नेटवर्थ है 250 सीआर और उससे ज्यादा है। एंड देन अदर कंपनीज लिखा है ना, मे फॉलो वॉलंटरली, यानी सबके लिए नहीं है, मर्जी है, फॉलो कर सकती हैं ये, तो अच्छी बात है, अदरवाइज तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जो मैंडेटरी है वो मैंने बता दिए, बार बार इस चीज को डिस्कस भी कर दिया, पता है क्यों? बहुत बार एग्जाम से 2 दिन पहले बच्चे ना क्वेरी पूछते हैं, पता है, 2 दिन पहले, ठीक है मैम ये बता दीजिए ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन से वाले करने हैं, कौन से, क्योंकि उस टाइम सो रहे होते हैं जब मैं चिल्ला चिल्ला के बोलती हूँ, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग कहीं लिखना हो लिख लो, समझना हो समझ लो, ठीक है। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, तो सबसे पहले है उसी के अंदर ही हमारे पास एक है जीएसटी, ठीक है। जीएसटी का तो पार्ट मैं समझाऊंगी अभी, ठीक है। हम जो नेक्स्ट टॉपिक लेंगे जीएसटी ले लेते हैं, क्योंकि जीएसटी आपका ना पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही, ऐसा कैसे हो सकता है कि जीएसटी के क्वेश्चन नहीं आए हैं? मैं मान ही नहीं सकती कि जीएसटी का कोई क्वेश्चन नहीं आया हो, आया तो होगा जीएसटी का क्वेश्चन, ठीक है। आपने कहा ना कि जीएसटी के क्वेश्चन तो आना तो चाहिए, क्योंकि आता है जीएसटी का एक या दो क्वेश्चन इसमें से बनता है, ठीक है। तो आपका जैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, वन कंट्री वन टैक्स, यही होता है कि सभी में कॉमन टैक्स, कॉमन बेस लगाना, क्योंकि ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विस, तो जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन का जैसे मतलब है कि जैसे मान लीजिए आपने, ठीक है, आपने जैसे फीस दे रहे हैं कोचिंग की, तो उस सर्विस ले रहे हैं आप, तो उसमें आपने जो फीस दी है उसमें आपका जो टैक्स पार्ट भी इंक्लूड है, ठीक है। तो जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज के कंजम्पशन पर ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। तो जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जीएसटी हैज अ ड्यूअल एक्सपेक्ट, तो जीएसटी का क्या है, एक अलग ड्यूअल एक्सपेक्ट है, ठीक है। सेंटर के साथ अलग है और स्टेट्स के साथ इसका अलग है, ठीक है। मतलब सेंटर और स्टेट्स, ठीक है, लाइविंग ऑन अ कॉमन टैक्स बेसिस। तो हमारे पास 3 इसके जीएसटी के कंपोनेंट है। जीएसटी में कुछ हिस्सा आपका सेंट्रल का जाता है, कुछ जिस स्टेट में आपने सर्विस ली है या जिस स्टेट में आपने टैक्स लिया है तो उसको जाएगा, स्टेट में जाएगा, स्टेट जीएसटी में जाएगा, तो कुछ आपका इंटीग्रेटेड जीएसटी में जाएगा। तो IGST मीन्स इंटीग्रेटेड, ये हम जीएसटी का जब हम टॉपिक कवर करेंगे ना, तो यहाँ पे मैं आपको आधा समझा दूं, तो हम जीएसटी का टॉपिक जब कवर करेंगे तो उसमें इम्पोर्टेंट है। तो सेंट्रल विल लेवी एंड एडमिनिस्टर सीजीएसटी एंड IGST, ठीक है, वाइल रिस्पेक्टिव स्टेट्स विल लेवी एंड एडमिनिस्टर एसजीएसटी, ठीक है। सेंट्रल की, क्योंकि इंटीग्रेटेड में आपका क्या होता है, इंटीग्रेटेड में दोनों कंबाइन कर लेते हैं, तो ऑब्वियसली सेंटर का है, सेंटर तो हमेशा अपना सेंट्रल का ही निकालेगा, क्योंकि देखिए स्टेट को भी तो कहीं ना कहीं, क्योंकि स्टेट को भी तो हमारे जो मिनिस्टर हैं, स्टेट मिनिस्टर हैं, ठीक है, उनको भी तो अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करना है, अपना कंट्री को, सॉरी कंट्री के, अपनी स्टेट को रन करना है, और स्टेट को रन बिना पैसे के तो किया नहीं जाएगा। तो उस, और आपको पता है हमारे स्टेट के लिए इनकम सोर्स क्या है, टैक्स,
टैक्स हमारी स्टेट के लिए एक इनकम सोर्स है। तो जब टैक्स ही इनकम सोर्स है तो सेंटर जो CGST और IGST पर ही वर्क करता है तो उसी को लगाएगा। तो विल लेवी एंड एडमिनिस्टर CGST एंड IGST। और जबकि जो रिस्पेक्टिव स्टेट है वो अलग अलग स्टेट तो सिर्फ उनका जो अपना हिस्सा होता है वो स्टेट GST के ऊपर ही उनका अपना राइट होता है। तो उनका जो अपना है तो वो स्टेट GST के ऊपर ही है। तो वाई रिस्पेक्टिव स्टेट्स विल लेवी एंड एडमिनिस्टर स्टेट GST। ठीक है, तो MCQ पे देखते हैं। Which among the following is an internal user of accounting information? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को मेन कौन यूज करता है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इट मींस कंपनी में फर्म में है तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन स्टॉक होल्डर में तो सभी आ गए हैं, आपके शेयर होल्डर्स नहीं है तो ये आपके सभी आ गए हैं। तो वो आपका है मैनेजर। बहुत सिंपल सा है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को हमारा आपको पता है ये मैनेजर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये सभी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को ज्यादा इंटरनली लेवल पे यूज। और इंटरनल का मतलब ही क्या हो गया है, गवर्नमेंट और सप्लायर आपके ऐसा नहीं है ये लोग देखते नहीं है, देखते हैं। गवर्नमेंट को भी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है अपना कि भाई जब से ज्यादा प्रॉफिट और लॉस होगा तो वो टैक्स देगा, लेकिन ये आपके एक्सटर्नल है। ठीक है, गवर्नमेंट और सप्लायर आपके एक्सटर्नल है और मैनेजर आपका इंटरनल है। स्टॉक होल्डर में तो आपके बोथ ही आ गए, सभी आ गए। देन है फादर ऑफ अकाउंटिंग के जो फादर हैं वो हैं आपका, ये प्लीज लर्न रखिएगा अकाउंटिंग के फादर कौन है। ठीक है, फादर ऑफ अकाउंटिंग है आपका लूका। ठीक है, तो ऐसे नाम याद रखना। देन है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होते हैं, तो ये क्वेश्चंस आए हुए थे। ठीक है, पर अब उस लेवल का पेपर नहीं आता है, अलग अलग है कि जो आपके DSSB में KVS में नेट में जितने भी आए हुए हैं क्वेश्चन सारे उठा के हैं। तो ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल है, प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस को रिकॉर्ड मेंटेन करना। तो डी इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है 4, डिसीजन मेकर्स मस्ट interpret accounting information in the same sense as it is prepared and conveyed to them। obviously जो डिसीजन मेकर होते हैं, ठीक है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से वो प्रिपेयर करेंगे, जिस तरीके से उन्हें बताई जाएगी वो उसी के अंडर से ही अपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को, ठीक है ना, मतलब बनाएंगे। तो दिस स्टेटमेंट किससे है, तो ये है अंडरस्टैंडेबिलिटी। ठीक है, सॉरी अंडरस्टैंडेबल, तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। अगर कहने का मतलब है अगर आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को अच्छे से समझ पाओगे, अच्छे से आपको रीड करना आएगा, आपको पता होगा कि भाई ये मेरा लीज, मैंने ये है लीज से ये चीज के बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो तभी तो आप डिसीजन ले पाएंगे। तो रिलायबिलिटी में होता है विश्वास, रेलेवेंस और कंपैटिबिलिटी सब अलग है। ठीक है, रेलेवेंस में कि वो उसके लिंक की है या नहीं, रेलेवेंट है या नहीं। ठीक है, कंपेयर में कंपेयर करना, तो यहाँ पे कहीं डिसीजन मेकर ने कंपेयर की बात नहीं की गई है, इंटरप्रेट की बात की गई है। इंटरप्रेट माने उसे समझना, ठीक है, अपना एनालिसिस निकालना। तो एक टर्म के ऊपर ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चंस में जैसे आपको अटेम्प्ट करना भी बताऊंगी, ठीक है, क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन वो अभी नहीं आप कर पाओगे, जब आप पूरा कोर्स कंटेंट प्रिपेयर कर पाओगे उसके बाद ही आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना भी आएगा। तो लाइक जैसे इंटरप्रेट है तो लाइक अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आएगा जनरली एक्सेप्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, ये तो DSSB में बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड होता है आपके पास। ठीक है, तो उसके हिसाब से ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग में डिवाइड किया गया है। तो ठीक है, टैक्सेस फॉर अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस, तो क्योंकि मुझे याद ऐसे है, मैंने ऐसे याद किया हुआ है 22 लाइक 22, ठीक है ना, जून 22 मेरी एनिवर्सरी डेट है, तो मैंने ऐसे याद किया हुआ है कि मुझे जो टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, ठीक है,
अगर आप इनकम अर्न करना चाहते हो तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आपको जैसे लाइफ में खुश रहना है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस हमें करना पड़ता है, हमें टैक्स करने पड़ते हैं। तो इस तरीके से मैंने लिंकअप निकाला हुआ है, ठीक है, लर्न करने का, ताकि आप लोग को लर्न करना है जिसके अकॉर्डिंग। और ये आपका मैंडेटरी वाले में से आया गया था, ठीक है, लेटेस्ट में नहीं था। सब्जेक्ट मैटर क्या है, काउंटिंग स्टैंडर्ड 20 का, ठीक है, 20 का सब्जेक्ट मैटर है, कंसोलिडेटेड है, नहीं अर्निंग पर शेयर, सॉरी ईपीएस, कंसोलिडेटेड नहीं है, मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है, 20 का याद करना पड़ेगा। 19 का मुझे याद है, 9 का मुझे याद है, लाइक 9 इज योर आर रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, 19 इज योर द लीज, ऐसे कुछ कुछ याद है, ठीक है। 20 नहीं याद आया तो 20 कुछ इसी का कुछ है भी नहीं 20 में, तो जिससे लिंकअप निकाल सकूं अर्निंग पर शेयर, ठीक है। तो 14 इज अमलगमेशन, ये तो ये लर्न है ही। देन इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर्ड ऑन द गाइडलाइंस ऑफ एएस थर्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट, बहुत फेमस क्वेश्चन था ये, नेट का क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत फेमस क्वेश्चन, बहुत स्टार्टिंग में खूब आया था। मेन ऑब्जेक्टिव क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कि टू प्रिपेयर अकाउंटिंग रिपोर्ट्स विच इज इजीली अंडरस्टूड बाय कॉमन मैन। कॉमन मैन प्रिपेयर करके क्या करेगा, अपने घर के लिए करेगा, नहीं। टू कंप्लाई विद द लीगल फॉर्मेलिटीज, नहीं, लीगल फॉर्मेलिटीज के लिए भी तो नहीं है, ठीक है। टू हार्मोनाइज द डाइवर्सिफाइड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, यस ये है कि कभी मान लीजिए कि आप अलग से अकाउंटिंग के रूल्स फॉलो कर रहे हैं आप, ठीक है, अनिश्क ने अलग से अकाउंटिंग के प्रैक्टिसेस को फॉलो किया है जो डाइवर्सिफाइड है, अलग अलग है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अगर आप भी एक प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं भी एक प्रिपेयर कर रही हूँ, हम सभी एक ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनको करना हार्मोनाइज, तो ये ज्यादा बेटर इजी है। तो टू हार्मोनाइज डाइवर्सिफाइड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, बहुत सारी डिफरेंट डाइवर्सिफाइड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को एक साथ हार्मोनाइज करना, ठीक है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ रिक्वायरमेंट, देखो इंटरनेशनल के साथ हम चलना चाहते हैं, लेकिन ये हमारा ना मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम उनके साथ करने से क्या होगा, मेन चीज है कि हम चाहते हैं कि हम एक ना यूनिफाइड पॉलिसीज को अपनाएं, ठीक है। तो वो ज्यादा अच्छा सुटेबल आंसर है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड जब आपका डिलीट हो चुका है, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग 16 के पेपर में आया था और 17 में ये डिलीट हो गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज हैं जो कि आपकी एएस थर्ड कौन सी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, तो बीसीडी, ठीक है, तो बीसीडी इज योर सी ऑप्शन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, हाँ ये क्वेश्चन भी आया था 1977, तो अभी मैंने आपको समझा रही थी ना उसमें, इंडियन कुछ आपको क्वेश्चन देखिए नेट किस लेवल के भी देता है। पहले आते थे ये डायरेक्ट क्वेश्चन 2011 पेपर में, सोचिए, डोंट वरी मैंने भी इनडायरेक्ट वे से ही दिया है, ठीक है। 17 का जो पेपर था वो डायरेक्ट पेपर नहीं था, बहुत बहुत इनडायरेक्ट पेपर था। तो अपने आप में कभी ये मत सोचना कि पहले कितना इजी आते थे अब कितने हार्ड आते हैं, नो। आपको हर लेवल एक लेवल ऊंचा होना है, और ये भी सोचना है कि आपके 10% 20% डायरेक्ट भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि 100% इनडायरेक्ट ही होगा, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश हुआ था 1977 ईयर में। तो ऑलमोस्ट हमने कवर किया है, ठीक है। तो जीएसटी का बता देती हूँ, ये तो आपका, इसमें आप लोग देख लीजिए अगर कोई डाउट है तो, ठीक है। तो जीएसटी का तो बता देती हूँ, जीएसटी का ना एक अलग से मैंने प्रिपेयर किया हुआ है, ठीक है, इसमें देख लो। और कुछ आपको पढ़ना हो, चलो यही वाला निकाल ही लेती हूँ, कैश है ना, इसमें से चलो आप लोग ना ये इतना थोड़ा सा स्टडी करो और देखो इसमें कोई डाउट है क्या। बाकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में और कुछ तो नहीं रह गया है, लेट मी चेक वंस।